Hello student, good morning to all. Today we will continue the chapter number 2 and topic is law of conservation of momentum. तो बेटा आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टडी करेंगे. तो स्टेटमेंट क्या है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देर इज ए नो एक्सटर्नल फोर्स. अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब द टोटल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व. तो टोटल मूवमेंट सिस्टम का टोटल मूवमेंट क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. ठीक है. और द लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ की. न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन द लास्ट क्लासेस पे. एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसा है, एक यूनिवर्सल लॉ है. कैसा है, यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि ये अप्लाइज होता है टू ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम एटॉमिक लेवल टू एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर. ठीक है. लेट अस नाउ ट्राई टू एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर कोलिजन बिटवीन टू मूविंग बॉल्स. अब हम दो मूविंग बॉल्स रखते हैं, कोलिजन ऑफ टू मूविंग बॉल्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है. कैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है. जैसे सपोज दैट हमारे पास टू बॉल्स हैं ए एंड बी. बॉल ए का मास m1 है, बॉल बी का मास m2 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है. ये बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन से पहले इनका सिस्टम है. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा और ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा. ठीक है. जब एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे ये. ठीक है. ये ड्यूरिंग कोलिजन इसकी सिचुएशन है. और यहाँ ये क्या है, थर्ड ऑप्शन आप देखते हैं. इसमें आफ्टर कोलिजन की इसकी वेलोसिटी कोई गेन कर लेता है v1 और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है बॉल a एंड b की. ये तीन सिचुएशंस हैं जिसमें दो बॉल्स हैं एक दूसरे को क्या है, कोलाइड करती हैं, मतलब कोलिजन में है. ठीक है. सपोज दैट अगर हम मानते हैं u1 इज ग्रेटर देन u2 है, मतलब u1 की वेलोसिटी जो है u2 से ज़्यादा है. ठीक है. मोमेंटम का फार्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में. P इक्वल क्या होता है, mv. ठीक है. P इक्वल mv. अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल A ड्यू टू कोलिजन. ठीक है. अगर हम इस बॉल m1 का इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा, P इक्वल m1 u1. ठीक है. इसका क्या हो जाएगा, P A का हो जाएगा बॉल A का ये. इसी तरह से बॉल B का क्या हो जाएगा, m2 u2. ठीक है. तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं अब हम. चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल A ड्यू टू कोलिजन. तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम किसी भी बॉडी में, जैसे वेलोसिटी में हम चेंज निकालें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. इसी तरह से हमें यहाँ चेंज निकालना है मोमेंटम में. ठीक है. और बॉल ए के लिए तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम है हमारे पास बॉल ए, ये पी ए इक्वल क्या हो जाएगा, m1 b1. ठीक है. तो यहाँ m1 b1 माइनस m2 u1 ये इनिशियल मोमेंटम है. ठीक है. सिमिलरली बॉल v का निकालेंगे हम. ठीक है. हाँ, तो बॉल b का आ जाएगा इसी तरह से. यहाँ क्या आ जाएगा, m2 p2 माइनस m2 u2. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. यहाँ हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई कर दिया. तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो फोर्स ये क्या है, रेट चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. यानी हमारा फार्मूला होता है F इक्वल क्या होता है, dp अपॉन dt, रेट चेंज इन मोमेंटम. तो बॉल ए के लिए लगा दिया हमने m1 b1 इन प्लेस ऑफ p की जगह. चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ये चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया dp. ठीक है. dp इक्वल क्या आ गया, m1 b1 माइनस m1 u1. आप डेल्टा p भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो m1 b1 माइनस m1 u1, इस dp की वैल्यू यहाँ पुट कर दी
और अपॉन में डी टी या टी, ठीक है, टी भी रख सकते हैं क्योंकि डेल्टा टी टाइम शुरू में जीरो है हमारे पास, सपोज दैट यहाँ टाइम जीरो है, बाद में टाइम टी हो गया, ठीक है, तो टी में से जीरो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो टी ही बचेगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर बॉल बी के लिए हम लिख सकते हैं एफ ए बी, यानी फोर्स ऑन बॉल ए ड्यू टू बी इक्वल m2 b2 माइनस m2 u2 अपॉन टी, ठीक है। तो ये हमने मोमेंटम फॉर बॉल ए के लिए निकाल लिया, बी के लिए निकाल लिया, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम निकाला है बॉल ए और बॉल बी के लिए। नाउ वी अप्लाई द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं बेटा। यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी बॉडी है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी भी पहली पर एक फोर्स एक्सर्टेड करेगी, ठीक है। तो एफ ए बी इक्वल माइनस एफ बी ए, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नाउ वी पुट हियर वैल्यू ऑफ एफ ए बी एंड एफ बी ए। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू वी क्या हो जाएगा? एफ ए वी की वैल्यू रख देंगे m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी इक्वल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ वी ए की वैल्यू रख देंगे m1p1 माइनस m2u1 अपॉन टी, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? m2b2 माइनस m2u2 इक्वल माइनस m1b1 और माइनस हो गया प्लस m1u1, ठीक है। तो वी कैन राइट एज, जैसे ये m1b1 वाले को m2b2 के पास ले आएंगे तो ये इधर आके आ जाएगा प्लस का m1b1 और ये क्या हो जाएगा हमारा m2v2 और ये माइनस का इधर ले गए हम, ये प्लस का हो गया m1u1 प्लस m2u2, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम क्या रहा? कंजर्व रहा, ठीक है। तो वट m1b1 प्लस m2v2 इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू वॉल्स ए एंड बी। ये जो है हमारे पास टोटल मोमेंटम है वॉल ए एंड बी का, ठीक है, टेकन टुगेदर आफ्टर कोलिजन, ठीक है, इज दियर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स ए एंड बी रिमेन्स क्या रहा? अनचेंज रहा, ठीक है। मोमेंटम अनचेंज रहा है तो इसका मतलब क्या है? मोमेंटम कंजर्व रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, जब हमने उस पर कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। तो जब तक हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन and details of law of conservation of momentum. In the next video I will explain you about some applications of the law of conservation of momentum. Okay.